जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर ये बात की जा रही है कि हमारी जो हुकूमत है वो एक तो फाइनेंशियल मसले तो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो कहती है कि दहशत गर्दों के बारे में ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है ये ख़त्म करना पड़ेगा, और ये जो थॉटलेस किस्म की पॉलिसीज़ हैं वहाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ इंडिया के में जो सबक गवर्नर थे, उन्होंने ये कहा जनाब के वो जो पुलवामा हुआ तो उसमें हमारी गलती थी, हमने उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिए, और मोदी साहब ने मुझे कहा खामोश हो जाओ। आज सारा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है कि वो देखें जी, इंडिया के साबिक गवर्नर ने, कश्मीर के गवर्नर ने हमारे हक में स्टेटमेंट दे दी है। तारड़ साहब, पाकिस्तान के डिफेंस में हमें क्या उनकी स्टेटमेंट चाहिए? पाकिस्तान का केस इतना क्यों कमजोर है कि हमें इंडिया के साबिक गवर्नर की स्टेटमेंट चाहिए? हमारे अपने लोग या इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे नैरेटिव पे क्यों यकीन नहीं करती थी? ये भी एक क्वेश्चन है। सो हाउ डू यू सी दिस? एंड ये जो जुडिशरी आपस में सुना है वो डांगो डांगी हो गए हैं, लड़ाई हो गई आपस में, वो पार्क में जजेस लड़ पड़े हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्क में लड़ पड़े हैं, और अदालत में सुना चीखों ऊंची बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर। और वो कोर्ट रूम में वो असद तूर साहब एक साफी है, उन्होंने रिपोर्ट किया। सो हाउ डू यू सी दिस जो कश्मीर के हवाले से और जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है सर? चीमा साहब, मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इमरान खान साहब को, जिनका जो एजेंडा है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। उन्होंने जो प्लान किया था बड़ा सक्सेसफुल था। जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को डिवाइड किया है कि आज मुझे गूगल करना पड़ा कि हमारे चीफ जस्टिस साहब की तालीम क्या है। जो सुना है कि जिस तरह आपने भी कहा है, कई जर्नलिस्टों ने मुबैना तौर पे ये रिपोर्ट किया है कि डंडे लेकर एक दूसरे के भी पीछे पड़े हैं, और जहां इतनी चीखों पुकार थी अंदर चेंबर में कि तीसरे फ्लोर तक गाली गलौज की आवाजें गई हैं। तो बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस साहब है, एच ई सोनियन है। जिस तरह मैं आपको पहले कहता हूं कि एक ब्रीड को तैयार किया जाता है टू टू रूल पाकिस्तान, टू टू जिस तरीके से उसी ब्रीड का हिस्सा है एच ई सोनियन है। फिर कोलंबिया से बैचलर्स है, और फिर कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट है। दूसरी तरफ काजी फायज ईसा साहब, जो कि मैं तीन स्कूलों का हमेशा नाम लेता हूं कि एच ई सोनियन, कराची ग्रामर स्कूल और हसन अब्दाल। जो काजी फायज ईसा अल्टीमेटली हसन अब्दाल ने, लेकिन कराची ग्रामर के ग्रेजुएट, दोनों डिग्रियां लंदन की, बैचलर भी और लॉ की डिग्री भी लंदन की। आफरीन है, मैं समझता हूं कि आज अगर ये लोग जो पैदा हुए थे पाकिस्तान को रूल करने के लिए, अगर वो डंडों से एक दूसरे के ऊपर हमला आवर हो चुके हैं, तो फिर मंडी बहाउद्दीन की सिचुएशन पे जो है आपको कोई गिला नहीं होना चाहिए। वहां पे एक दूसरे को थप्पड़ मारे जाए, कपड़े फाड़े जाए, मैं कहता हूं वो एक मामूली केस है। ये लोग 58 जो हमारे बंदयाल साहब है, डेट ऑफ बर्थ 1958, और वो उनके हालात। और दूसरी, मैं इसके बारे में आपके अदलिया के बारे में ये कहना चाहूंगा, अभी एक और बात सरफस कर रही है कि इनकी फैमिलियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर इनके फैसलों से पहले ही फैसले सुना दिए जाते हैं। इनकी फैमिलियां, बच्चे जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पहले ही, ये अभी दो जो लेटेस्ट केस हैं वहां पहले ही डिस्कस किए जा रहे थे। इसका मतलब है इनकी फैमिलियों का भी इन्फ्लुएंस है। जिस तरह वो मरियम नवाज को शिकवा था कि इनकी फैमिलियां गैलरीज में बैठ के तालियां बजाती है, तो ये अगर सिचुएशन है, और आपका क्या ख्याल है कि दुनिया आपको नहीं देख रही कि आप पस्तियों की किस जगह पहुंच चुके हैं आप? अगर आपका ऑक्सफोर्ड भी कुछ नहीं बिगाड़ सका, कैम्ब्रिज, आई एम सॉरी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड तो हमारे अमीरुल मोमिनीन है, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा वहां से। मैं बल्कि लेटर आगे थोड़ा जाना चाहूंगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल इस वक्त अमीरुल मोमिनीन के बारे में लिखा गया है, उन्होंने खासकर फोरकास्ट किया है पाकिस्तान का। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जो है, वो मेरा मकसद है उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है कि वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका। आप यू आर डिटरमिन्ड टू ब्रेक पाकिस्तान, यू आर डिटरमिन्ड टू मेक श्योर द पाकिस्तान वॉन्ट सर्वाइव। ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कानून है, ना जमीर है, कुछ भी नहीं, ना इस्लाम है। अमीरुल मोमिनीन, मेरा अमल बिन मारूफ क्या है ये मेरा, और ऊपर निकाह की स्टोरियां निकल रही कि फलां दिन तक निकाह ना हुआ तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अगर ये दरिया इस दिन पानी क्रॉस करके इन्होंने समुद्र से ऊपर से उड़ना है, पहाड़ों की तरफ नहीं जाना, चांद इतने बजे देखना है, सूरज ये देखना है, नाम एन से होना चाहिए, फलां होना चाहिए, सेक्रेटरियों की तस्वीरें देख देख कर, उनके नाम के हिज्जे देख देख के प्रमोट करना है,
21st सेंचुरी में। मेरा ये क्वेश्चन है, इस्लाम ये अलाउ करता है सारी चीजों को? इस्लाम कहता है ये कि आप इस तरह करें कि जी एक टांग पे पानी में खड़े होके इतनी दफा ये करें तो आप, ये क्या है ये सारा कुछ? अकॉर्डिंग टू माई इस्लामिक एजुकेशन दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। कि आपने डेट ऑफ बर्थों में चला, इस दिन निकाह ना हुआ तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना आपने। ये शिर्क है, मेरी नजर में तो शिर्क है ये। अगर आप खुदा पे बिलीव करते हैं, यू हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ गॉड। उसकी विल पे, उसके मैसेज के सामने सरेंडर करना होता है। ये तो थर्ड पार्टी किसी को साथ इन्वॉल्व करना। मेरा मकसद है कि इस फलां से निकाह होगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आप। 5 बच्चों की मां है। हैरान हूं चीमा साहब, मैं जो कहते हैं जो सुनता हूं शर्मिंदा होता जाता हूं। अब मैं वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल लिखा गया है उसके बारे में खासकर लिखना चाहूंगा। उन्होंने इसमें कन्फेशन जरूर किया है कि 61% पॉपुलैरिटी है इनकी, लेकिन उसमें खतरनाक चीजें कई आइडेंटिफाई की हैं उन्होंने। और वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका में और पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा है कि एक तरफ आर्मी चीफ है, एक तरफ ये है। उसमें एक उजैर साहब है, उन्होंने खासकर उस आर्टिकल के अंदर लिखा है, वही बात उन्होंने लिखी है जो जनरल जिया ने कही थी कि कब्र एक है तो बंदे 2 हैं, इनमें से एक ने कब्र में जाना है, किसने जाना। ये खतरनाक ट्रेंड है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि खान साहब का जो पिछला दौर था एक बदतरीन दौर था। बदतरीन से मुराद उन्होंने कहा ही इज रैकलेस और मजहबी ज़ेर रखने वाला बंदा है। उन्होंने इनको वो क्या इख्वानुल मुस्लिमीन इजिप्ट के उसके साथ उन्होंने कंपेयर किया। उन्होंने कहा दोबारा पावर में आया अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। उन्होंने उसमें लिखा है कि वॉशिंगटन डीसी आज परेशान है कि 61% इस बंदे की पॉपुलैरिटी है, वापस आएगा तो क्या करेगा, अमेरिका के साथ क्या करेगा, और जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है उसका क्या करेगा। ये दिस इज व्हाट उन्होंने उसमें लिखा है। और पिछले दौर को उन्होंने कहा कि अथॉरिटेरियनिज्म, रेडिकल इस्लाम, डेंजर फॉर अमेरिका। और फिर उसमें खासकर उन्होंने लिखा कि जो पिछली दफा आया 2018 के आर्मी की मदद से आया है ये। उन्होंने ये भी इसमें लिखा है कि it was bogus. He didn't win the election. He was brought. और फिर उसके बाद उन्होंने खासकर लिखा है कि किस तरीके से अमेरिका को आज भी एंटी अमेरिका, पहले एक साइड पे एंटी अमेरिका बताता है, दूसरी साइड पे वहां पे लॉबी करना, फिर उनके साथ कालें करना। वहां पे जिस तरह ब्रैड शर्मन से भी अभी अब सामने आ चुका है कि बात की है इन्होंने फोन करके, कई लेजिस्लेटर्स को बार बार खान साहब फोन करके बता रहे हैं हम नॉट एंटी अमेरिकन। ये वहां से फोन करके बता रहे हैं। और जो वो आर्टिकल आंखें खोल देने वाला है, लेकिन मैं अब उसको, और दुनिया पढ़ रही है उसको, दुनिया पढ़ रही है। मैं समझता हूं कि वॉशिंगटन डीसी, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो ये आर्टिकल है, इट इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ वार्निंग फॉर वॉशिंगटन डीसी कि इफ दिस मैन कम्स इनटू द पावर, where a nuclear Islamic country, what is the future of it? और बिल्कुल उन्होंने लिखा है इसमें कि इस वक्त पाकिस्तान is financially so weak, so vulnerable, और इसका आगे मुस्तकबिल क्या है। मैं समझता हूं कि इसको पढ़ना चाहिए बड़े गौर से। और आज मैं समझता हूं, आज दूसरा फजलुर रहमान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी उसमें भी लिखा, बताया उन्होंने खासकर कि जो ब्रैड शर्मन है, ही इज अ हेड ऑफ जूइश फ्रेंडशिप, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनका है। और उन्होंने भी कंसर्न जाहिर किया कि व्हाई ज़ल्मे खलीलजाद एंड ब्रैड शर्मन इज आस्किंग अस, हमें क्यों वो कह रहे हैं कि इसके साथ डायलॉग करें, व्हाई। वो तो कहता है कि ये उतारने वाला, मरासले वाले ये हैं, लेकिन आज हमें प्रेशर दिया जा रहा है कि आप इसके साथ बैठे। बल्कि उन्होंने एक और खतरनाक बात की, उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने भी कहा है कि, बल्कि 2 लोगों को मैं बात बताऊंगा, अगले दिन ख्वाजा आसफ साहब ने भी कहा है। उन्होंने कहा हम सियासतदानों से ज्यादा सियासत तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही। और इसमें फजलुर रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही अर्ज किया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि ये फैसला, हमें फैसला देते हैं कि आप डायलॉग करें, और साथ ही कहते हैं उससे पहले फैसला सुना देते हैं। और खास कर एक कंसर्न जो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, उन्होंने कहा है कि फजलुर रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी चार्ज खुद ही संभाल लिया। उनका स्केड्यूल देना इलेक्शन का, बिल्कुल यही बात है। उनके ये दायरा कार में ही नहीं है कि इलेक्शन का स्केड्यूल वो खुद दें। और एग्जेक्टिव को भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया कि पैसे जमा करा दे जाके। तो मेरा मकसद है कि अगर ये सारा कुछ करना है और सारी तवज्जो आप इसी एक फैसले के ऊपर आप आके रुक गए हैं, और उन्होंने बल्कि इस चीज का नाम जुडिशियल मार्शल लॉ उन्होंने दिया, बल्कि मैं एग्री करूंगा जुडिशियल मार्शल।
और इस वक्त जो दूसरी बातें इस वक्त सामने आ रही हैं, खुल खुला के चीजें आ रही हैं, या तो इमरजेंसी के बारे में आ रही हैं चीजें, मार्शल लॉ के बारे में तो फिर आप हमेशा ही वनरेबल होते हैं। जिस तरह के जरदारी साहब ने कल परसों एक इंटरव्यू दिया मीर साहब को, उन्होंने कहा कि बाजवा साहब तो मार्शल लॉ तली पर रख के फिर रहे थे, जरदारी साहब ने कहा जिस तरीके से। और फिर उन्होंने खासकर एक जो खौफनाक बात बताई है कि 2035 का मंसूबा था इनका मंसूबा था कि अपने चीफ जज लेकर आएंगे, अपने ही मिलिट्री लेकर आएंगे, सदारती निजाम लेकर आएंगे। और खासकर उन्होंने इस चीज का भी इंकशाफ किया है, ये भी एक कही जा रही बात कि 2035 तक इन्होंने जाना था। जब इन्होंने उतरना था तो जनरल फैज ने सदर बन जाना था। तो मेरा मकसद है कि ये इतने आपके हालात खराब हैं, और आप ये नहीं, कोई भी ये बंदा नहीं सोच रहा है एक सेकंड के लिए भी कि आपको देखा जा रहा है, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। मैं ये मानता हूं बात कि आज अमेरिका इज ऑन अ बैक फुट, अमेरिकन लॉबी में आप रहे हैं आज तक, और वो कमजोर है। आज उनके हालात ये है, उनका तो 21 साल का एक बच्चा है, उसने उनका सारा कुछ हर चीजें निकाल के सड़क पर रख दी, और उनके पास कोई काउंटर प्लान ही नहीं, कोई काउंटर प्लान नहीं। लेकिन ये ना समझें कि पीपल आर नॉट टेकिंग नोट्स ऑन इट। खासकर जिस तरीके से हमारे हिज एक्सीलेंसी असद मजीद साहब के साथ को बैठ के बंदा नोट ले रहा था, दूसरे एम्बेसडर्स भी इस वक्त नोट ले रहे हैं। बिल्कुल आपके जो अखबारों की ट्रांसलेशन एम्बेसियां कर रही हैं, दे आर टेकिंग नोट्स, दिस इज देयर फुल टाइम जॉब। तो मैं ये बताऊंगा कि वाकई आज जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ी खतरनाक बात कही है कि 61% पॉपुलैरिटी है खान साहब की, बट ही इज रैकलेस। और जो जितने कुछ उनके प्रोजेक्ट्स हैं, इम्प्रैक्टिकल आइडियाज हैं उनके, क्योंकि उनका आइडिया पहले कहते थे कट्टे पालें, मुर्गियां पालें, अब वो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को पालें। कहते हैं डॉक्टर पाल लेंगे कुछ थोड़े से यहाँ से अमेरिका से लाके इनको पालेंगे, तो वो बच्चे देंगे तो आगे चल पड़ेगा काम। तो मेरा मकसद है कि खासा कुछ आप ये बताएं कि आपने क्या करना है। पाकिस्तानी डॉक्टर, मैं मानता हूं बात ये बिल्कुल। एक और बात, आज जो आर्टिकल वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा है, वो बरकी साहब है जो उनके कजन है यहाँ पे, उन्होंने आज उस चीज का कन्फेशन किया वॉइस ऑफ अमेरिका पे आज कि मैं 1 साल से यहाँ पे हम राब्ता कर रहे हैं जो लेजिस्लेटर हैं। बल्कि मैं अफसोस की बात ये कहूंगा, हमारे एक कांग्रेस में कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा है डॉक्टर साहब ने कैलिफोर्निया से, वो इलेक्शन हार गए हैं। ब्रेडमैन से बातें हैं वो भी डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये पैसे देते हैं उनको 4-4, 5-5 हजार डॉलर और ट्वीट करा लेते हैं। उन्होंने भी इस चीज का आज कन्फेशन किया कि हम यहाँ के सियासतदानों को कंपेल कर रहे हैं, खान साहब से कालें हम कराते हैं, बात कराते हैं खान साहब को, और खान साहब उनको कहते हैं कि मेरे खाने के दांत और दिखाने के और हैं, मैंने मरासला सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया था, दर हकीकत आई एम नॉट एंटी अमेरिकन। ये खान साहब ये खुद फोन पे बताते हैं, ये वॉइस ऑफ अमेरिका पे बरकी साहब ने बताया, और आसिफ साहब उन्होंने बताया कि मैं तो जी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो यार, पाकिस्तान सिर्फ अमीरुल मोमिनीन नहीं बचा सकता, और कोई पाकिस्तानी मौजूद ही नहीं है, और जिसका 4 साल का रिकॉर्ड है। उस्मान बुजदार की सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे दे, आई विल रेस्ट माय केस। ताड़ साहब, फिर ये एक बात बताएं कि पाकिस्तान में फौज को गालियां दो और अमेरिका में जाके कांग्रेसमैन और लेजिस्लेटर्स जो हैं उनसे अप्रूवल्स ले लो, और क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब इस तरह पावर में आ सकते हैं? और दूसरी बात तारड़ साहब ये है कि ये अमेरिका का निज़ाम क्या इतना कमज़ोर है? आप तो वहाँ पे बैठे हैं वाशिंगटन डीसी में, आप पिछली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आपने बहुत करीबी वॉच किया, बाकी भी आपके दोस्त सारे यार वहाँ पे बैठे हुए हैं सेटअप के अंदर। आपको लगता है कि इमरान खान की ये जो स्टाइल है कि अभी जाके कांग्रेसमैन या बाकी लोगों से बातें कर रहे हैं और उनके लोग वहाँ पे जो अप्रोच कर रहे हैं उससे कुछ तब्दीली आएगी? और वो इमरान खान साहब तो मौलवी हो चुके हैं। मैं तो समझता हूँ कि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान और बाकी सियासी जमातें जो कि जिनको हम MMA कहते थे, मुत्तहिदा मजलिस अमल, जो 6 जमातों का ग्रुप, वो तो परेशान है क्योंकि सारा एजेंडा तो इमरान खान ने इस्लामिक ले लिया, एंड ही हैज बेसिकली रिप्लेस्ड द इस्लामिस्ट, अ न्यू इस्लामिस्ट बेसिकली कहना चाहिए। तो आपको लगता है कि एक ऐसे इस्लामिस्ट शख्स जिसको खुद नहीं पता, और अमेरिका उसको जो है वो अमेरिका में लोग इतने नईव हैं जो सेटअप में बैठे हुए हैं और वो कहेंगे आप उसके हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि सर से पाँव मौलवियों वाली हरकतें कर रहा है। चीमा साहब, एक नाम आप भूल गए, TLP रिजवी साहब का। दर हकीकत हुआ ये था, ये जो खान साहब ने नया पाकिस्तान ड्राफ्ट किया था और अमल बिन मारूफ किया था, इनके अजीज जो बहावलपुर वाले थे उन्होंने इनको मशवरा दिया था कि पंजाब के अंदर TLP का बहुत बड़ा वोट बैंक है, आप उसको टारगेट करें। खान साहब ने बड़ी सोचे समझे मंसूबे के जरिए उन बच्चों को
वो जो वजीराबाद इकट्ठे हुए थे उनको टारगेट किया और उन्होंने कहा कि उधर ना जाओ, मैं तुम्हें इब्रारुल हक और सारा कुछ अमर बिन मारूफ इकट्ठा कर दूंगा। उन्होंने कर दिया वो। तो वो इस वक्त सारे बेचारे बेरोजगार हैं, टीएलपी बेरोजगार, फिर बेचारे छोले बेच रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अब अमेरिका की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊंगा। खान साहब ने अगले दिन फिर एक गलत बात की। इन्होंने बाजवा साहब को हुसैन हक्कानी को ब्लेम किया और फिर हुसैन हक्कानी साहब को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। और मैं एग्री करता हूं, उनकी हर बात से एग्री करूंगा। हुसैन हक्कानी साहब ने कहा कि अगर मैं इतना स्ट्रांग हूं वॉशिंगटन डीसी में और सिर्फ $30,000 मुझे यही ब्लेम करते हैं ना, $30,000 दिया इन्होंने ये सारे लोग, $30,000 देकर पूरी गवर्नमेंट चेंज करा लेंगे यार। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी सस्ती लगी, ये तो फ्री करना भी पड़ी। मैं तो वही गल कर रहा कि पाकिस्तान। अच्छा दूसरा ये मुझे बताएं, मैं चीमा साहब यहां रहता हूं 36 साल से, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन को यह भी नहीं पता होता कि पाकिस्तान है कहां। आप इतने इंपॉर्टेंट हैं। आपने आज तक दुनिया को दिया क्या है कि लोग आपको याद करें, स्वाय खराबियों के और दहशतगर्दी के? कुछ दिया आपने? कोई चंगी चीज आपने एक्सपोर्ट की हो आज तक? कोई नाम ले लें आप। लोग, अमेरिका को क्या मजबूरी है कि आपकी हुकूमतें वहां चेंज करें? उनको पार्टनर इतना अच्छा मिल गया, इंडिया उनको बहुत अच्छा मिल गया, सूट करता है चाइना के खिलाफ। यू आर नॉट द, मेरा मकसद है कि बल्कि इस वक्त कई, अगले दिन मैंने, मुझे भूल रहा किसका आर्टिकल बड़ा अच्छा पढ़ा, उन्होंने पाकिस्तान इज नॉट रेलिवेंट एनीमोर आफ्टर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जब से वो बेचारे जूते खा के वहां से निकले हैं, हाँ आपको वो दोबारा कटहरे में किसी वक्त खड़े करेंगे कि उनकी ह्यूमिलिएशन में आपका हिस्सा जरूर है। ये मुझे पता है रिपब्लिकन करेंगे किसी वक्त। ये पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि 22 सेनेटर्स हैं, उन्होंने बिल पेश किया था कि हमारी इस जलालत के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है, वी नीड टू आस्क दिस। इस वक्त जो है वो जनरल मिली और सारा कुछ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वो एक मिले जुले हैं और दे आर नॉट, अमेरिका इज पुअरली मैनेज्ड दिस टाइम एट द मोमेंट। रीजन ये है कि हालात आप देखें कि 21 साल का बच्चा है, उसने सारा पेंटागन एक्सपोज करके रख दिया और वॉशिंगटन डीसी के पास कोई काउंटर प्लान ही नहीं है, कोई एम्बेरसमेंट भी नहीं शो कर रहे, इतने कमजोर हो चुके हैं। और उस, लेकिन ये आगे चलेगा नहीं जब तक यहां पे रिफॉर्म नहीं हुई। यहां पे रिपब्लिकन स्ट्रांग प्रेसिडेंट आएगा और जब वो आएगा वो पेंटागन को भी स्ट्रांग करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी रिविजिट करेगा, आपसे सवाल करेगा कि आपने हमें तालिबान से मरवाया तो क्यों मरवाया, हमारे पैसे सारे। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही ट्वीट फेंका था कि हमसे पैसे लेके हमारे साथ डबल गेम करते हो, क्या वजह? ये करेंगे ये दोबारा। लेकिन यू आर इररेलेवेंट। और दूसरा, मैंने शायद पहले भी बताया था चीमा साहब, ईरान सऊदी अरेबिया की डील चाइना ने करानी, उससे आप मजीद डिवैल्यू हो चुके हैं। आपकी ग्वादर पोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है। आपको पहले वैल्यू किया जाता था, ईरान के साथ आपका बॉर्डर है। अब आपको मैं जाती तौर पर अगले दिन मैं कोशिश की है बताने की, कोशिश करें चाइना से रिलेशनशिप अपने बेहतर रखें। नए ब्लॉक के अंदर आपका एक तो बॉर्डर है उनके साथ और दूसरा चाइना इज अ राइजिंग सुपर पावर। और उसमें ये ना करें जिस तरह आप पहले करते हैं कि लंदन में कमीशन ले ली और पाकिस्तान बेच दिया, पाकिस्तान को डेट ट्रैप में फंसा दिया और खुद पैसे लंदन में ले लिए कमीशनर और सादी दुबई में। ये काम आप करने में बहुत तेज हैं। खुदारा पहले पाकिस्तान बनाए और पाकिस्तानी बने। आपके माजी के अंदर आपके स्वाय करप्शन की और कोई चीज नहीं है। 76 साल कोई लीडरशिप नहीं है। मैं आज स्कैंडल निकल आया आपके सुप्रीम कोर्ट के एक जज के, उनकी बीवी बच्चों के नाम इस वक्त सोशल मीडिया पे सारे चल रहे हैं इस वक्त, और खासकर उनका जो सुसर है उसकी लॉ फर्म है कराची में, और किस तरीके से उसको अकोमोडेट किया जा रहा है। ये सारा कुछ इस वक्त निकल रहा है। अगर ये, बल्कि कहने वाला जो था बंदा जर्नलिस्ट, उसने कहा था इनकी करप्शन खुल के सामने आएगी तो आपको आसफ जरदारी जो है वो तोज्जत गुजार लगना शुरू हो जाएगा। वो आपको लगेगा ये बहुत नेक आदमी है, ये सियासतदान बहुत नेक है। वो कहता है जज और जर्नैलों की जो करप्शन है जब सामने आएंगी, आपके तोते उड़ जाएंगे। ये आज मैं अभी एक आपके शो में आने से पहले सुन रहा था किसी की बात। लेकिन ये कि इसके अलावा सोचें, हम में और भारतीयों में हमें सबसे बड़ा फर्क ये है, वो लेगेसी में बिलीव करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम अपना टेन्योर पूरा होने के बाद इंडिया में ही रहें, हम भारत में ही रहें। मैंने आपके अर्ज किया था कि जनरल विपिन रावत के घर की तस्वीर हर पाकिस्तानी के जेब में होनी चाहिए। 2 जर्नैल हैं घर के, टूटा हुआ गेट था जहां से अगले दिन मेजर गुरुवारी अंदर गए। ये डिफरेंस है। हमने कोई, अब देखें कि हमने वहां किस तरह पहुंचना है।
हमने वहां किस तरह पहुंचना है? आप ये सोचें, एक मेजर रिटायर होता है, मेजर क्या रिटायर होता है, क्या एज होती है उसकी? 30 साल होती है। 6 प्लाट उन लोग दिन, कमर्शियल बकरा, दूजा बकरा, तीजा बकरा। और जनरल अयूब है, मेरा मकसद है कि वो उसका पोता भी पीटीआई में है। वो कहता मैं जमहूरियत बचाऊंगा। पाकिस्तान को तबाह करने वाला फाउंडर तुम्हारा ग्रैंडफादर है, तुम कहते हो कि मैं जमहूरियत बचाऊंगा। मैं हकीकी आजादी के साथ खड़ा हूं, मैं नया पाकिस्तान, मैं अमर बिन मारूफ के साथ खड़ा हूं, नया पाकिस्तान। और खुद हालत देखें, उनके वालिद साहब की स्टोरियां देखें। वो जो जीएम की गाड़ियां निकाली थी उन्होंने अपने ससुर के साथ, जो ऑटो कंपनी खरीदी थी। इनका एहतसाब किसने करना है आज? बल्कि फजलुर रहमान साहब ने कहा है आज, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा, मैं शॉक्ड, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनसे एग्री नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट के ग्रुप ने मिलकर 2018 के अंदर कौम के साथ, नवाज शरीफ के साथ खिलवाड़ किया था, उनका एहतसाब कौन करेगा? और दैट इज कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड। आज मेरा मकसद है, मेरा क्वेश्चन है, हर बंदा जो पीटीआई में इस वक्त चीख चीख के कह रहा है कि हमने आप पाकिस्तान बनाएंगे, ये करेंगे, 2018 के अंदर जो किया था लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, आज पीटीआई के अंदर कौन सा नया लीडर एक ऐसा आया पीएचडी लेकर कहीं से, जिसके ऊपर आपकी सारी कोशिश, आप कहते हैं कि ये हमारे पास अब आ चुका है, अब दूध की नहरें हम चलाएंगे। आपने 4 साल जो किया है उसका बताएं पहले। कोई उसका सवाल जवाब ही नहीं। उस्मान बुजदार का ही जवाब दे दे कोई। मैं समझता हूँ पीटीआई का कोई बंदा, सिर्फ एक बंदे को क्लैरिफाई कर दे, उस्मान बुजदार, मैं कहता हूं मैं अब रेस्ट माय केस, मैं बंद कर दूंगा बिल्कुल बात करनी। लेकिन उनके पास तो हजारों उस्मान बुजदार थे, हजारों ऐड थे, नून थे, हजारों शक्लें देख देख के प्रमोट करते थे, नाम के हिज्जे देख देख कर प्रमोट करते थे। ये उधर से जुनूब से आएगा, ये शुमाल से आएगा, ये पहाड़ी इलाके से आएगा, ये फला आएगा, ये यार पता नहीं आपने को काफ बना दिया ये सारा पाकिस्तान है यार। परियां आ रही हैं, जिन आ रहे हैं, जिन चला रहे हैं, परियां चला रही हैं पाकिस्तान, पता नहीं को समझ नहीं आ रही। मतलब चीमा साहब ज्यादती है। मैं समझता हूं कि अगर इसी का नाम पाकिस्तान है तो मेरे ख्याल में आपने ज्यादती की 1947, मेरे ख्याल। अगर आपने चलाना था, आपने इसी तरह लोगों को तजलील करनी थी, ह्यूमन राइट्स की, इस्लाम की, और डायरेक्शनलेस, होपलेस, लीडरलेस कौम बनानी थी, तो ज्यादती की गई 1947 में। बददुआएं ली आपने, जो यहां से लोग आपने वहां भेजे और जो वहां से यहां आए, जिनका आपने तीर फाड़ किया, जिनकी बच्चियां, इज्जतें, जिनके बच्चे मारे आपने। मेरा ख्याल आपको उनकी बददुआएं नहीं छोड़ रही, क्योंकि आपने, अगर 2 नेशन थ्योरी थी तो इस्लाम क्यों नहीं यहाँ पे? आज कहां इस्लाम पाकिस्तान में? आपने कहा आए जी हम 2 नेशन थ्योरी है, बल्कि मैं एग्री करूंगा जो वो नेशनल असेंबली में अगले दिन आपकी वो फीमेल एमएनए ने खड़े होकर, उनका गोश्त खाने के लिए मुल्क बनाया था तुमने। फिर आपने एक ही पर्पज सर्व किया ना, कि यहां हम गोश्त खाएंगे बैठ। दैट इज 2 नेशन थ्योरी। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये कौन करेगा, मुझे समझ नहीं आ रही। आज भी देखे ना, मैं कहता हूं बड़े अप्रिशिएट की जा रही है कि हमारे आर्मी चीफ अगले दिन गए हैं असेंबली में, द वे द सीटिंग सेटअप वाज डन ड्यूरिंग द प्रोसेशन, और स्पीकर साहब जिस तरह ऊपर बैठे थे उन्होंने अच्छी बातें की हैं, उन्होंने कहा जी असेंबली ये है वो आगे भी वो, लेकिन इतने सॉफ्ट स्पोकन होने की क्या जरूरत है? ये कौम इतने नरम अल्फाज तो सुन के उनके वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते यार वाकई असली आर्मी चीफ है, एक कौन है? ये गल्ला क्यों कर रहे सैयद साहब? उतनी सोची बै गए ये तो कौम है जेड़ी ये आखिए ओए खबरदार थले ला जा, इस स्टाइल से चलती है। तार साहब अभी वो जरा आ जाएं गवर्नर साहब पे, जो उन्होंने बात की, मैंने भी इस पे ट्वीट की, उन्होंने द वायर में इंटरव्यू दिया थापड़ साहब को। अच्छा, मैं 2 चीजें हैं इसमें, एक तो वो जो गवर्नर साहब ने बात की, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के पास डिफेंस के लिए साबिक गवर्नर की स्टेटमेंट है। मुझे अच्छा, फवाद चौधरी ने आपको पता है पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था, और उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह हरकतें करते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर उस केस को कोई मानने को तैयार नहीं था, इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी हमारी बात नहीं मानी। तो ये जो चीज़ है,
वो जो मैं इस पे तो मैं मुझे 500% श्योर हूँ कि हर हुकूमत का काम है पॉलिटिक्स करना। मोदी साहब भी पॉलिटिक्स कर रहे थे 2019 में, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट, एंड दैट इज हिज जॉब। लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस एक इंडिया का साबिक गवर्नर ही क्यों है जिसको हम एज ए यूज करेंगे अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी कहाँ है इन ऑल दिस, और हम वो इतनी क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं बना पाए ऑन दिस कि हमें आज सारा हम जो टब्बर है उन्होंने पीछे लग गए गवर्नर साहब चीमा के। साहब, दर हकीकत इसकी इसकी स्टोरी सारी सामने आ जाती है। सबसे पहले तो आप अगर सत्यपाल मलिक साहब का उनके बारे में रिसर्च करें तो एक तो वो खुद यूपी के रहने वाले हैं, और उसके बाद वाज अ बिग सपोर्टर ऑफ बीजेपी, और जिस तरीके से उन्हें वहां से निकाला गया है उसके बाद वो फिर जाहिर है वो उसके रिटेलिएशन में ही इज टॉकिंग ऑल मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि उनकी ये स्टेटमेंट देनी उसके बाद थापर साहब को इतने अरसे बाद, वो कहते हैं कि उस वक्त मैंने बात करने की कोशिश की और जो एनएसए ने भी मुझे चुप करा दिया, उन्होंने कहा नहीं हम इलेक्शन में इसका फायदा उठाएंगे। तो आज लेकिन एक कि आज इतने अरसे बाद आप कभी देखें उनको किस तरीके से रिमूव किया गया था, वो उसके उनको वहां से उनके इख्तलाफात जो जिस तरीके से बीजेपी के साथ बने, बीजेपी और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो उनके बने, उसके उसको ज़ाहिर है वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं उसके उसके खिलाफ। लेकिन जब पाकिस्तान की बात की जाती है, पाकिस्तान ना सिर्फ इस केस पे पाकिस्तान देखें, आप अपने बाउंड्रीज बॉर्डर आप फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो तब देते हैं जब अंदर कुछ सुख शांति हो पाकिस्तान के। जब आपकी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद ऊपर खुदा है, थी नीचे सुप्रीम कोर्ट है, उनकी कोर्ट है, सारा दिन फांसियां देते हैं लोगों को। वो जब थप्पड़ों के साथ एक दूसरे के साथ मेरे कैम्ब्रिज के पड़े हुए लग जाएंगे तो आप कहां की बातें करेंगे? बल्कि मैंने अगले दिन कहा एक बात, बिल्कुल मेरा मेरे वो भी दुख था कि वहां पे कश्मीर में इस वक्त जो डेवलपमेंट उन्होंने शुरू कर दी है वो दूध की नहरें चलाने लगे वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या देंगे भी? आप कहते हैं ये कश्मीर आजाद है, आजाद कश्मीर है, क्या सिर्फ लफ्ज आजाद कश्मीर काफी है उनके लिए? जब वो वहां डेवलपमेंट देखेंगे, वहां पे जो यूएई जो एक मेगा माल बना रहा है, 17,000 जाबे सिर्फ उस माल के लिए आएंगी वहां पे ट्रेन आ रही है हाई स्पीड, दिनों में सड़कें बना रहे हैं, दिनों में पुल बना रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस पता नहीं क्या क्या वहां पे, क्योंकि पैसा तो उनके पास है और वहां पे सुख शांति है। बाहर से तभी इन्वेस्टमेंट आती है ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं जाता, आपकी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होने वाली हैं, आपको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या लोगों से करेंगे? पाकिस्तान इस वक्त सवाए एक जोक के लतीफे के इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे जैसे पाकिस्तानी अमेरिकन जहां कभी उनका दिल करता है हंसें इस पे, कभी दिल करता है रोएं, समझ नहीं आ रही कि करें क्या पाकिस्तान। लेकिन दुख है, दुख इस बात का है कि मादरे मिल्लत है, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा खून पाकिस्तानी है, मेरी जबान पाकिस्तानी है, क्या करूं मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन द वे यू आर लूटिंग इट, द वे आज जस्टिस एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की जो प्रॉपर्टियां निकल रही हैं सामने, उसके बाद पहले वो दूसरे की निकली थी। तो मेरा मकसद है कि दुख होता है कि यहां क्या करें, ये क्या हो रहा है इसके साथ। और मैंने आपको अर्ज किया है कि ये वो लोग कर रहे हैं जो जिसकी बैचलर डिग्री कोलंबिया की है और लॉ डिग्री कैम्ब्रिज की। नीचे फिर आप नीचे तो चीमा साहब कुछ भी नहीं ना, मैंने आप तो वो तो मिसाल मैंने दी ना, मैं खुद मंडी बहुत दिन से हूं, वहां क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ਉੱਥੇ तक ही दुनिया लिथरो लिथरी हो जानी नो, ਉੱਥੇ तक ही लोज पेयर्स पार्टी को पीपल पार्टी नून लीग मरान खान सारे दिन करते हैं। उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब कैम्ब्रिज वाले थप्पड़ मार रहे हैं एक दूसरे को? कहते सोटियां लैके पेने, वो ज़ाहिरा क्या नाम है जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा सोटी भी थी, सोटियां लैके पहन एक दूसरे। उसमें आप कहते हैं कि आप बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की, आप बात करें फॉरेन पॉलिसी की, आप बात करें आईएमएफ की, आप बात करें हम कहां जाएंगे। मैं कहां जाना आपने नीचे ही जाना और कहां जाना है? आपकी लोटक ग्रुप जो है ना, लोटक ग्रुप, वो आज वो जो बातें एक जर्नलिस्ट कर रहा था, वो कह रहा था जस्टिस साहब के बच्चे की पोते की बर्थडे भी हो तो वो लंदन न्यूयॉर्क केक काटते हैं। पोते दोते भी आगे, मेरा मकसद उनकी सालगिरह मनानी हो तो तब भी इंटरनेशनल ट्रिप हो। ये वो डेवलपिंग कंट्री, मैं आकाश के आईएमएफ वाले ये देखूं, इस मुल्क को हमारे डॉलरों की जरूरत नहीं। काश इनको अकल आए कि अमेरिकन का खून पसीना इनके हाथों में ना दे,
क्योंकि इन्हें पैसे चाहिए नहीं, इनको हया और शर्म चाहिए, इनको नेशनलिज्म चाहिए। वो IMF अगर दे सकता हो तो दे दे, वरना और तो मेरा ख्याल है। और 76 साल से नहीं इनके पास, 76 साल से। मैं बल्कि अगले दिन रिसर्च कर रहा था चीमा साहब, बल्कि मैं इस पे चाहूंगा एक प्रोग्राम करूं। को जो 1947 में डेलीगेशन यहाँ पे आया था, उसने अमेरिका से सबसे पहले पैसे मांगे थे डिफेंस के लिए। उन्होंने माना किया था, उन्होंने आर्गुमेंट किया था यहाँ पे कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट सारे भारत चले गए, हमें हमारी आर्मी के पास डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है, हमें पैसे दिए जाए। उन्होंने $2 बिलियन मांगा था इन द। देखिए फिर उसके सारा टोटल आज भी आप वही पैसे मांग रहे हैं अमेरिका से, कभी डिफेंस की शक्ल में, कभी दहशतगर्दी की शक्ल में, कभी कुछ। 76 साल में सिर्फ आपने मांगना ही सीखा है। और मांगते हैं तो लंदन डॉलर ले जाते हैं, लंदन दुबई यही रख जाते हैं। बल्कि मैं अब एक्सपोज नहीं करना चाहता, मुझे एक दफा बंदे एक ने यहां से आके पैसे लिए थे, मुझे कहता था मुझे कमर्शियल बिल्डिंग ले दो यहाँ पे। मैंने कहा पैसे कहां से आने? कहता पैसे इधर से लिए, यहां आते थे DC में पेमेंटें लेते हैं, यही इन्वेस्ट कर जाते। मैं क्या आपको बताऊं, मेरा मकसद दुख है, अलमिया है, और इस पे कहां जाए, कहां से समझ नहीं आती, कहां से शुरू करें, कहां से लेके जाए। ये बात सही है आप करना पड़ेगा, किसी ना किसी को कुछ करना पड़ेगा, वरना इस तरह ना मुल्क चलते हैं ना सोसाइटी चलती है। द वे इट इज। तार साहब, आपने जिस तरह बात की ना कि वो ये पैसों की, गंदम की और ये चीज़ों की 1947 की, वो बड़ी अच्छी बुक है। एक अब्दुल सत्तार साहब की, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो वो जो इनिशियल ईयर्स के बारे में लिखते हैं, तो वो उसमें लिखते हैं कि हम पाकिस्तान का एक डेलीगेशन किया, हमने अमेरिकन से कहा $2 अरब दे दें। ये पुरानी बात है 51-2 की। तो उन्होंने कहा ये इतने नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने कुछ और मांगा, वो हैं तो वो दे दे। उन्होंने कहा वो भी नहीं है, उन्होंने कहा चलो आटा ही दे दो। लिटरली तारड़ साहब, जिस लिटरली वक्त आटे की बात कर चीमा साहब, उन्होंने कहा वीट दे दें, उन्होंने कहा अगर ये नहीं है ना तो वीट दे दें। नहीं, एक दफा ये भी हुआ था कि डेलीगेशन ने पैसे मांगे थे, मेरे ख्याल 1947-48 में। तो इन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, इन्होंने कहा उधर इंडिया से महाजर बहुत आए हैं, हमें कैमे और कंबल, टेंट और कंबल दे दें, और कंबल और टेंट फिर लेकर गए थे यहाँ से। तो चीमा साहब, जब एक बुनियाद ही ऐसी हो कि स्वाय मांगने के कुछ सीखा ही ना हो, तो फिर उस पे मैं, और मुझे समझ नहीं आती कि, बल्कि मैं एक और दुख की बात करूंगा, खान साहब ने अगले दिन फिर एक ड्रामा फेंका। उन्होंने कहा मैं वापस आया तो मैं पैसे मांगने बाहर मुल्कों में नहीं जाया करूंगा। लेकिन खान साहब फिर तुसी की करोगे? तली पे सरसों जमाओगे, आप उगाओगे, की करोगे? दसो भी सही ना की करोगे। तुसी दसो कटिया का कारोबार कितना बड़ा कर लोगे? मुर्गियों के अंडे कितने बेच लोगे आप? मैं ये भी, या तो कैलकुलेशन करें ना, कैलकुलेटर फड़ो, 10 बंदियां वेखो जी, 100 कट्टा मल्टीप्लाई 10 लाख ते इना कट्टा आ गया। अंडे जेडे ने 100 अंडियों में से इतने बच्चे निकलेंगे, तो ये देखिए दूध की नहरें चलेंगी। कोई दसिया करो, कोई खास कर डॉक्टर लै जाओ यार, इतने कई ने पाकिस्तानी, मैं तो कहना कई फारे लए फिरदे ने, लै जाओ इन्हां को लै जाओ, उत्थे बच्चे बुच्चे होणगे, डॉक्टर देणगे बच्चे, शायद इतना कारोबार चल जाए। बिल्कुल सही कह रहे, डॉक्टर बच्चे देंगे। लेट्स सी तार साहब क्या होता है। और ये सर्कस जो आपने आज बात की है, उन्होंने क्या, अगर कैमरा जो हार्वर्ड वाले सोटियों से एक दूसरे को मार रहे हैं, तो फिर वो जो नीचे पब्लिक है, वो उनका तो वो जो मर्जी करे, फिर उनको तो वैसे ही ये कोर्ट ही खत्म कर दे। थल्ले तो दुल्ले शाह बने ना दूजे ते, और तुसीं वेखिया जो बेचारा बच्चे दा की सी, ਉਹਦਾ ज़हनी तौर ते माजूर है, की बुल्ले शाह की ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੂਜੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਰਕ ਚ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ज़मानत पर, हाँ, वो शाह साहब जो गाड़ी के नीचे आ गया था। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच साहिद साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, बहुत शुक्रिया।